तो आज के इस वीडियो में हम 10,000 जीके जीएस के लिए 29वां भाग लेके आ रहे हैं और जहां पे हम पिछले साल के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पहले नंबर पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो से आपको समय भी मिलेगा हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड का। तो जाहिर सी बात है कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठेंगे और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो शाम को 8 से 9 बजे के बीच ये वीडियो लाइव होती है, मोस्टली 9 बजे। कभी कभी टाइम डिफरेंस होता है तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब ये लाइव होगा तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपके विकल्प हैं ये। और देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, 3 बार ये पूछा जा चुका है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये है 23 जून 1757। कभी कभी पूछा गया है कि ये किसके और किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब और इनके फ्रांसीसी दोस्त थे, इनके और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज कहिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, तो इसमें बंगाल के नवाब हार गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और प्लासी का युद्ध जीतने के साथ ही अंग्रेजों का ये तय हो गया कि भारत में ये लंबे समय तक रूल करने वाले हैं। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। देखिए ये है सन 1858। हुआ क्या था कि 1857 से पहले, 1857 से जब आप पहले जाएंगे तो वहां पे आपको कई तरह के हड़प नीति के उदाहरण मिलते हैं। हड़प नीति क्या था कि कई तरह के अंग्रेजों ने रूल बना दिए। जैसे कि अगर आप इस मैप को एक रफली मैप ले लें, यहाँ पे हमने स्टेट बना दिए, तो अंग्रेजों ने लगभग सभी स्टेट पे कब्जा कर लिया था। अब क्या था कि कहीं कहीं पे राजा थे, कहीं कहीं पे बिल्कुल राजा नहीं थे, पूरी तरह अंग्रेजी रूल कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर इस राज्य में राजा है और फिर भी अंग्रेज इसको पूरी अच्छे तरीके से घेर के बैठे हुए हैं, तो अंग्रेजों को पता था कि अगर हम घेर लेंगे तो बगावत हो जाएगी, पब्लिक भी राजा के सपोर्ट में आ जाएगी। तो ये लोग अंग्रेज कुछ रूल्स बना दिए। जैसे अगर आप अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं या फिर आपका खुद का बेटा नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले पाएंगे। इस तरह कई रूल्स उन्होंने बना दिया। इसमें से अगर एक भी रूल टूटता था तो अंग्रेज हड़प नीति के तौर पे उस राज्य को हड़प लेते थे। हड़प नीति को कौन लाया था, ये बहुत बार पूछा गया है। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। तो इसने सतारा, झांसी और इस तरह कई सारे प्रदेशों को हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। अब 1857 में एक क्रांति होती है जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया। इसमें क्या था कि मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई और उसमें जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनको गाय और सुअर की चर्बी वाली गन दी गई थी। सैनिकों ने इसका विद्रोह किया और सैनिकों ने इसे खींचने से बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को मार दिया और इसके बाद ये क्रांति शुरू हो गई। ये क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में फैली और ये क्रांति इसको स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहते हैं। हालांकि ये फेल हो गई। तो फेल होने के कई सारे कारण थे और एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि ये लखनऊ में शुरू हुआ तो यहाँ पे कुछ दिन चला, फिर 1 महीने बाद कानपुर में शुरू हो गया। तो इस तरह जगह जगह शुरू हुआ और लेट शुरू हुआ, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी फोर्स भेज करके सबको समाप्त कर दिया। भले ही ये क्रांति समाप्त हो गई लेकिन जो ब्रिटेन की संसद में लोग बैठे थे उनको पता चल गया कि अब भारत के लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनको ये भी पता चल गया कि जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है ये वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रही है। तो वहाँ के संसद ने कहा कि नहीं, अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी, अब वहाँ पे ब्रिटेन की संसद काम करेगी। हालांकि
वहां पे एक चार्टर भी लाया जाता है, मतलब एक आदेश लाया जाता है। उसमें कहा गया कि जैसे ब्रिटेन के लोग हैं वैसे भारत के लोग हैं, मतलब सबको बराबर कहा गया। हालांकि यह केवल कागजों में था, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया अगले साल 1858 में। और जो ब्रिटिश की संसद थी सीधे इस पर रूल करने लगी। जो भी कानून बनाना होगा ब्रिटेन की संसद इस पर डायरेक्ट कानून बनाती थी। अगला है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसके लिए 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आपको मिल रहा है। तो इनका नाम है वारेन हेस्टिंग। अगर आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को जो कि आया था 1773 में, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के बाद जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1774 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल में पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको केवल बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। जब ये एक्ट आया तब उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अगला है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई। और इसके लिए आपके विकल्प आपके सामने है। देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी ये थी कोलकाता। जब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी तो कलकत्ता से 1911 में इसे दिल्ली लाया गया। 27 अगर 1927 में आप देखेंगे तो इसे नई दिल्ली कहा गया। और 1931 में इसको पूरे देश की राजधानी बनाया गया। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन केवल इतना था कि भारत को दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, ये था 1911। इससे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं, जैसे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में और इसको खत्म किया गया 1911 में। हालांकि ये पूरी तरह से काम करना शुरू किया 1912 से। लॉर्ड पंचम भारत आए थे तो उसी समय जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उसी समय कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी भेज दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन 4 हैं और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब 1857 में विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद जब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा लिया गया तो 1858 में इनको बुलाया गया और इसके लिए आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। अगला है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। इसके बाद किसको नवाब बनाया गया। आपके 4 विकल्प आपके सामने हैं और सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। देखिए प्लासी की जंग में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया। कई बार पूछा गया है कि प्लासी की जंग कब होती है और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जब इस वीडियो को हम शुरू किए हैं तभी ये क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। फिर से हम बता दें आपको 23 जून 1757। यहाँ पे सिराजुद्दौला को मारने के लिए अंग्रेजों ने एक खास प्लान बनाया और अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था उसे खरीद लिया। मीर जाफर ने अपने मतलब कि राजा को ही मार दिया। एक युद्ध हुआ लेकिन वो केवल दिखावे का युद्ध था। उल्टे उसी के सैनिक ने उसी राजा को मार दिया और उसको फायदा पहुंचाने के लिए मीर जाफर को वहां पे अंग्रेजों ने राजा बना दिया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाए। और रात को 9 बजे आप लाइव होकर इसे देख पाएंगे। तो पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया। आपके 4 विकल्प और मिलता है आपको 5 सेकेंड। देखिए अगर हम बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि की तो ये संधि हुई थी आपकी 18 मार्च 1792 में। और इस संधि के अनुसार ब्रिटिश को जो सौंप दिया गया वो क्षेत्र था मालाबार। इसमें जो संधि हुई थी और संधि में ये कहा गया कि जो ब्रिटिश मालाबार वाला इलाका होगा अब इस पे
देख रेख का काम ब्रिटिश का होगा। ये एसएससी जेई सिविल एग्जाम 2018 के पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया। ये है आपके चार विकल्प और ये क्वेश्चन जेई वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे सिंध के बारे में बात की गई है कि कब सिंध को मिलाया गया, तो ये मिलाया गया किसके द्वारा, तो ये था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो की अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये है 1842 और 1842 में ही जो सिंध वाला इलाका था इसे ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके पहले भी लॉर्ड एलनबरो ने काम किया था, कहीं कहीं आपको एटनबरो लिखे मिलेगा। तो बस आप ये जानिए कि उसके समय के दौरान सिंध को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। अगला है कि लॉर्ड मैकाले साधारणता भारत में लाने से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले को किस लिए जानते हैं, ये चार विकल्प और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। 5 सेकेंड। देखिए अगर लॉर्ड मैकाले की बात करें तो ये शिक्षा में सुधार के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन शिक्षा में जो इन्होंने जिस फील्ड में सुधार किया वो था अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि भारत में गुरुकुल शिक्षा और जो मुस्लिम की शिक्षा होती है शुरुआती, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर सबके समान होना है तो अंग्रेजी शिक्षा आनी ही चाहिए। और ये टाइम था लगभग लगभग 1835 का, जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ पे बस आप ये जानिए कि लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। मतलब कि 1904 में वायसराय कौन थे, ये हैं चार विकल्प और ये दिल्ली एएसआई दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। देखिए बात हो रही है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की। अगर आप 1904 के बारे में भी जानते हैं तो आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको 1905 याद हो तो भी बता पाएंगे। 1905 में एक बड़ा बदलाव हुआ और ये था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसने किया ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1904 में भी था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जिन लोगों ने चौथे ऑप्शन को सही बताया है उन सबका उत्तर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, यह है चार विकल्प और CHSL में पूछा गया है। 5 सेकंड समय। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल पर नहीं हुआ। ये आपके चार विकल्प और ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है। बताइए। यह है हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप देखेंगे हंटर आयोग को तो ये 1887 में लाया गया और लॉर्ड कर्जन का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1902 से लेकर 1906 तक है। तो इसके टाइम पीरियड पे ये काम कैसे हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। ये रहे आपके चार विकल्प और ये भी क्वेश्चन 10+2 टायर 1 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे नहीं हुई है। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना। आप ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर आप सबका टाइम पीरियड देखें तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 1782 में। इसके बीच रोहिल्ला युद्ध की बात करें तो ये 1773 से लेकर के 1774 तक। इसके अलावा जो चेत सिंह की घटना की बात करें तो ये हुआ था 1781 में। लेकिन हेलबरी की अगर आप वारेन हेस्टिंग्स को देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स 1785 में आए, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ये होगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लीटन के समय काल में नहीं मानी जाती है। ये रहे चार विकल्प।
सही उत्तर होगा बर्मा युद्ध। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 बर्मा एंग्लो युद्ध हुए थे। मतलब अंग्रेजों से बर्मा को लेकर के 3 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1824 से लेकर के 26 तक। जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1852 से लेके 53 तक। और जो तीसरा युद्ध हुआ था ये करीब करीब 1885 में हुआ था। और यहाँ पे कहा गया है लॉर्ड लिंटन को, जो कि इसमें नहीं आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1764 में। डेट बता दिए, ये है 22 अक्टूबर। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ा उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इन लोग, इसके अलावा जो बंगाल के भी नवाब थे, अवध के भी नवाब थे, और इन लोगों में जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। परिणाम स्वरूप हेक्टर मुंडो यानी कि अंग्रेज यहाँ पर भी जीत गए। अगला है कि संगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी। ये रहे आपके 4 विकल्प। देखिए संगौली की अगर आप बात करें तो ये नेपाल से संबंधित है। और ये जो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच हुआ था। जो गोरखा होते हैं कब हुआ था? तो 1814 से लेकर के 16 के बीच में। और अगर आप ये बात करें कि इसकी संधि कब हुई, क्योंकि यहाँ पे हम संगौली की संधि को पढ़ रहे हैं, तो ये हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। तो इस संधि में एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ गोरखा थे। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह है 4 विकल्प, बताइए। आंग्ल सिख युद्ध की बात की गई है, मतलब कि एक तरफ होंगे अंग्रेज और एक तरफ होंगे सिख। देखिए अगर आप देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध में पहले युद्ध के बारे में, तो ये 1845 से लेकर के 1846 के बीच में लड़ा गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर कह रहा है कि कौन गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। जो भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं, अगर 1757 के बाद उनका नाम और ईयर याद करना आपको जरूरी होता है। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस एएसआई परीक्षा 2019 में पूछा गया है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ। ये रहे आपके 4 विकल्प। देखिए यहां पूछा गया है किस संधि के बाद, तो ये है आपका सही उत्तर। इसमें क्या होगा? तो ये होगा आपका यडाम्बे की संधि। यडाम्बे की यादुम्बे कहीं कहीं आपको लिखने को मिलता है। ये 1824 में हुआ था। और इस संधि के बाद प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध खत्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। अगला है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष हुई। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ये है आपके पास 4 विकल्प। देखिए गोवा से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये बात हो रही है अल्बुकर्क की, और जो कि एक गवर्नर जनरल था। और ये करीब करीब 1510 में गोवा पर हमला किया। गोवा पे उस समय बीजापुर के जो सुल्तान थे वो राज कर रहे थे। अगर उनका नाम जानना चाहते हैं तो उनका नाम था इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ये बीजापुर के सुल्तान थे। इनको हरा करके अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया 1510 में। 1510 में जो लड़ाई हुई उसको हम गोवा की लड़ाई भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। आपके 4 विकल्प। इम्फाल की लड़ाई होती है 1944 में। ये करीब अगर आप मंथली मतलब कि मंथ को जानना चाहते हैं तो ये मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में हुआ। तो इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1939 से लेके
1945 है, 1945 है। और इसी के दौरान 2 परमाणु बम भी गिराए गए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। चलिए आप कमेंट करके बताइए किस देश पे किस देश ने गिराया। चलिए हम बता देते हैं, अमेरिका ने गिराया। किस देश पे गिराया ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू की गई। ये है आपके विकल्प। सही उत्तर होगा आपका जो ये होगा कार्नावालिस, मतलब कि लॉर्ड कार्नावालिस। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कहने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार पूछा जा चुका है केवल एसएससी में। इसके अलावा स्टेट में या फिर अन्य जगह ये कितनी बार पूछा गया होगा ये आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम अस्थाई मालगुजारी की बात करें तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल बिहार में लागू किया था। ये उड़ीसा में भी गया और इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ये लाया गया था 22 मार्च 1793 को। इसमें क्या था कि जो भूमि है उसके खरीद और बिक्री के लिए परमिशन दिया गया था और जो जमींदार होते थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के शासन के दौरान शुरू की गई। यह है विकल्प। सही उत्तर है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के समय पे जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसमें जो प्रशासन करना था इसके लिए भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी और इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को ही भारतीय लोक सेवा का जनक बोलते हैं। भारतीय लोक सेवा का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड कार्नवालिस को। यह क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में और सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में पूछा जा चुका है 2 बार। अगला है कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया। यह है आपके विकल्प। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि 1858 से ब्रिटेन की जो संसद थी वो रूल कर रही थी भारत पे। तो जब ये क्लियर हो गया कि मतलब अब भारत को आज़ादी दे देनी है तो इसके लिए जरूरी था कि ब्रिटेन की संसद में बिल पास कराया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार थी अब वो बदल चुकी थी और वो चाहती थी और उस पर कुछ दबाव भी था विदेशी शक्तियों की। तो उसे लगता था कि अब भारत को आज़ाद करना है। तो इसके लिए वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल प्रस्तुत किया गया। और ये कब किया गया ये पूछा गया है। ये किया गया था 4 जुलाई 1974 को। इस पे बहस हुई और 18 जुलाई को 1947, ये 47 है, हमने शायद 74 बोला है, तो 1947 को, तो 1947 18 मतलब कि लगभग 14 दिन इस पे बहस चली और इसे पास करा दिया गया। उस समय अगर पूछा जाए कि कौन वायसराय थे तो इनका नाम था माउंट बेटन। माउंट बेटन। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की। ये 4 विकल्प है। देखिए अगर हम बात करें सदर दीवानी अदालत की तो ये राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब कि अगर आपका कोई मामला राजस्व से संबंधित है तो ये सर्वोच्च था। और ये किसके समय पे, तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता ही था, इस समय भले ये कोलकाता हो गया है। तो यहाँ पे जो इसके सदस्य थे उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो जो न्यायाधीश होते थे वही इसके सदस्य होते थे। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बात की जा रही है मार्ले मिंटो की। एक है मार्ले मिंटो, एक है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहां लिख देते हैं मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये 2 रिफॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो आता है 1909 में
मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। तो इनको आप जरूर याद रखिए। इसमें क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोग थे उनको बंटवारा करने के लिए अंग्रेजों ने इसे लाया। उसमें क्या था कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की। अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई है। देखिए ये क्वेश्चन इसी में आया था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं एक ही साल 2 बार पूछा गया है, एक ही पेपर में पूछा गया है। सीजीएल के टायर 1 31/8 और 11/9, मतलब जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जैक्ट 11 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन उसी परीक्षा में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं ये है लॉर्ड मैकाले, और ये कब उन्होंने लाया था तो 1935 में, 1835 में, सॉरी 1835 में। और 1935 में एक लेख आया था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, बताइए। देखिए कहा गया है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति ये थे हकीम अजमल खान। इसकी स्थापना होती है 1920 में, दिल्ली में स्थापना हुई, और उस समय हकीम अजमल खान इसके प्रथम कुलपति निर्वाचित किए गए। यह जो संस्थापक थे इसके उसी में से एक थे, और ये 1927 तक रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में से हस्तांतरित होकर दिल्ली आ गई। देखिए दिल्ली तो आई थी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली आई थी, और आपको हमने अभी बताया था 1911 में। और डेट देख लें तो ये है 12 दिसंबर 1911 को ये दिल्ली की घोषणा कर दी गई थी। और इस समय जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, ये इन्होंने ही घोषणा की इसकी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। ये हैं आपके 4 विकल्प। सही उत्तर होगा एक्ट ऑफ 1909। देखिए एक्ट ऑफ 1909 को हमने आपको बताया कि ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। दरअसल ये हुआ था कि जब यहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो बंटवारे की विवाद शुरू हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि उनको अलग से प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व का ये मतलब है कि उनको रिजर्व किया जाए एक एरिया में, एक जगह हिंदू रिजर्व रहे तो एक जगह मुस्लिम रिजर्व रहे। ये काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज जब 2 देश हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक ही देश में कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू वाले इलाके हैं, केवल हिंदू केवल मुस्लिम, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होते। इससे अंग्रेज पास कराना चाहते थे, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसके लिए लाया गया था 1909 में। सीजीएल टायर 1 में 2016 में पूछा गया है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। ये है आपके विकल्प। देखिए हर साल बजट पेश किया जाता है, और जब भी बजट आता है तो हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पहला बजट कब लाया गया, कब रेलवे और सामान्य बजट को अलग अलग किया गया, कब इसको एक में किया गया। तो कई सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके टाइम पीरियड पे पहला बजट लाया गया। सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। सीजीएल टायर 1 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर डेट की बात करें तो ये था 1860 7 अप्रैल। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। इसका नाम क्या था, बताइए। समय आपका चल रहा है तो कोशिश करिए कि इसी समय के दौरान आप अपना उत्तर बता दिया करें। इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट, इसको नियामक अधिनियम भी आप कह सकते हैं, कब आया तो ये आया था 1773 में। जब भी आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किया और यहाँ पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी।
ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पे रोक लगाई गई। क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछा गया है। ये तो केवल एसएससी है, इसके अलावा स्टेट में पुलिस, क्लर्क, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इस तरह कितने एग्जाम है जहां पे ये पूछा गया होगा। देखिए अगर हम सती प्रथा की बात करें तो इसमें यह है कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ चिता पे बैठ के मर जाना होता है जल करके। ये था सती प्रथा। इसको खत्म करने का प्रयास कई बार किए गए, लेकिन जो सबसे प्रभावी प्रयास था ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया। मतलब क्या आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसको 1829 में ही खत्म कर दिया गया और इसके लिए बंगाल में कानून लाया गया एक साल मतलब 100 साल बाद 1929 में। अगला है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की, बताइए। देखिए हमने आपको बताया था कि मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रही थी, लोग ज्यादा विद्रोह करने लगे 1857 की क्रांति में, तो इसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन था मतलब कि संसद था उसने इसको अपने हाथ में ले लिया। देखिए अब यहाँ पे आपको दो विकल्प दिखता है 1857 1858। कई बार क्या होगा कि दोनों में से एक ही विकल्प होगा, जो विकल्प होगा आप उसे ट्रिक मारिए। दोनों विकल्प हैं तो 1857 को ही आप ट्रिक करेंगे। अगला है कि द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया, ये है आपके विकल्प। ये किया गया था 1919 के मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। देखिए यहाँ पे इसको द्वैत शासन किया कहा गया है, मतलब कि दैत शासन। ये था कि कुछ जो जैसे आज आप मंत्रालय देखते हैं सेम उसी तरह का समझ लीजिए। जैसे कृषि है, वित्त है, रेलवे है, पर्यावरण है, तो जो पैसे वाले मामले थे उनको अंग्रेज अपने पास रख दिए। जिन पे ज्यादा वर्क करना था, जो डायरेक्ट पब्लिक के टच में था, उसको भारतीयों को दे दिए। भारतीयों को भी लगे कि हाँ मंत्री हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे और आप जनता की सेवा नहीं कर सकते थे। तो ये था दैत शासन जो कि 1919 में लाया गया। मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसका दूसरा नाम है। याद रखिए ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बताइए। देखिए केवल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका पूरा नाम है। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंबई में इसकी शुरुआत की गई थी जी के गोखले के द्वारा, मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ऐसा संगठन बनाया जिससे कि अपनी मातृभूमि की सेवा की जा सके। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम थी तो हमने इसे सही कर लिया है। उम्मीद होगा कि अब आपको सही सुनाई देगा। अगला है कि वापस वेदों की ओर, इसका आह्वान किसने किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं गो बैक टू वेदास। ये आपके विकल्प हैं। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में एक आर्य समाज की स्थापना की। कई बार पूछा गया है ये, किसकी स्थापना, आर्य समाज की। इन्होंने ही स्वराज शब्द दिया और इन्होंने कहा कि हम वेदों से बहुत दूसरे तरफ जा चुके हैं और हमें वेदों की ओर जाना चाहिए, वेदों की जानकारी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गो बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज बनाया। अगला है कि 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये रहे आपके विकल्प। देखिए 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया उसका एक बस सिंगल एजेंडा ये था अंग्रेजों का कि लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया जाए। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, 1909 में लाया गया। मुस्लिमों को अलग करने की प्रक्रिया थी, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, 4 विकल्प। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नए भारत के पैगंबर की बात करें तो ये है श्री रामकृष्ण।
पूरा नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो ये रामकृष्ण परमहंस है और ये विवेकानंद के गुरु भी हैं, तो इनको नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2012 में ये पूछा गया है। ये जो मतलब कि धर्म में आडंबर चल रहे हैं, जो रीति रिवाज के नाम पे आडंबर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। तो आप विवेकानंद को ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? जब बात हो स्वशासन की तो इसके लिए सही उत्तर आना चाहिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं के समय पे भारत में पहली वास्तविक जनगणना हुई। वैसे तो जनगणना 1872 में भी हुई थी, लेकिन जो अच्छी जनगणना हुई जिसमें डाटा रखा गया ये 1881 में हुई और तभी से 10 साल पे जनगणना होती आ रही है। 2011, 2021, 2031 इस तरह कंटिन्यू। तो इसके लिए सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। देखिए इन्होंने एक और काम किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करके। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? ये है आपके 4 विकल्प। मतलब कि स्टार्ट किसने की? रैयतवाड़ी प्रथा जो कि 1820 में शुरू की गई। अगर आप जानेंगे कि 1820 में कौन था तो भी आप बता पाएंगे। सबसे पहले इसको मद्रास, उस समय मद्रास बोलते थे, चेन्नई, बम्बई, असम के भागों में इसे शुरू किया गया। तो इसमें क्या था कि अधिकारों को किसान दिया गया। कहा गया कि कोई भी जमींदारी नहीं करेगा, जो जिसकी खेत है वही उसका मालिक होगा। यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था और इसको लाया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में रिपीट हुए हैं। कौन से चार्टर अधिनियम या फिर एक्ट के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए यहाँ पे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया था व्यापार करने के लिए। केवल एकाधिकार था कि मतलब कि ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जाके व्यापार नहीं कर पाएगा। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी में है तभी कर पाएगा और कंपनी के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में 1813 में एक चार्टर लाया गया और इसमें एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि इसको चीन में चाय का व्यापार के एकाधिकार मिल गया। तो इसके लिए सही उत्तर होगा 1813। ये सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा जब ये 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे और वहाँ पे इन्होंने भारत का नाम किया। बहुत लोग जान पाए कि हाँ भारत भी एक है। तो स्वामी विवेकानंद ने ही शिकागो से आने के बाद 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेल्लूर में। आज भी है बेल्लूर मठ कोलकाता में। तो इसके लिए सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को लाया? देखिए राज्य अपहरण नीति मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि राज्य को हड़प लो, कानून बना दो और उसमें कोई फेल हो जाए तो हड़प लो। ये था राज्य हड़प नीति। तो इसको लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको लिया गया था? सतारा को 1848 में। इसके बाद जैतपुर, इसके बाद संबलपुर, फिर झांसी और बाद में अन्य राज्य। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? यह है आपके 4 विकल्प। पूछा गया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसको पारित किया था 1902 में और 1904 में रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पहले। ये एमटीएस में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? देखिए लॉर्ड कर्जन तो आता है 1902 में, रहता है 1906 तक। तो कौन सी घटना इससे बाहर की है? यह है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो कि 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस। एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पहले तो आप ये जानिए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। यह आया था 1784 में, और इसमें एक लाया गया था नियंत्रण बोर्ड। जो भी जिन कामों को नियंत्रण की जरूरत थी उनके लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा। एसएससी 10+2 में यह पूछा जा चुका है। अगला है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में लाने से संबंधित है। मतलब कि लॉर्ड मैकाले को क्यों जाना जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, इनफैक्ट 2 बार पूछा गया है। तो अगर आप सिंगल डे वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसी में आपने देखा कि 2 बार ये इनको अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कर अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी बने। और 1936 में जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में, इसी में इन्होंने कहा कि जो कर अधिनियम है ये एक दास्ता का नया घोषणा पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर होगा। सीजीएल टायर 1 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो व्यक्ति अभी तक इसे लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दें आप लोग, और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ, जुड़ पाएँ। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ये है आपके विकल्प। देखिए, बात करें अगर रॉलेट एक्ट की तो इसको लाया गया था 1917 में, इसकी शुरुआत की गई थी और ये लाया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो बाद में इसे काला कानून भी कहा गया जब पूरी तरह से ये प्रभावी हो गया। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। देखिए, काला कानून की बात करें या फिर रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसमें था कि ना अपील, ना दलील, ना वकील। पुलिस किसी को भी चाहे तो 3 महीने के लिए गिरफ्तार करके रख सकती है। 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? देखिए, बात की गई 1921 की। दिन था 8 फरवरी और ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनाड की स्थापना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।